Assalamu alaikum students. Today our first lecture is of parts of speech. In this lecture we will discuss the traditional ones and the new ones that have been included in the recent past history. पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 समझे जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 10 को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 पे है नाउन. नाउन इसके आगे डिस्क्रिप्शन है. पर्सन, प्लेस और थिंग इस अमूमन नाम लिया जाता है, लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, अ नाउन इज डिफाइंड एज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. प्रॉपर नाउन्स विच आर आइडिया आप जानते हैं, जैसे ऑनेस्टी है. अब ये आइडिया है. इसके बारे में हम जान सकते हैं कि ये न प्लेस है, न थिंग है, न पर्सन है. तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि नाउन जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स ले सकता है. इसके बाद है विच आर प्रॉपर नाउन्स विच आर स्पेसिफिक नाउन्स दैट अ पर्सन नोज, सच एज द नेम ऑफ अ रेस्टोरेंट. या किसी प्रॉपर नाउन जो है, जैसे बैंक का नाम है MCB या एलाइड बैंक, UBL एट्सेट्रा. ये हमेशा शुरू होते हैं कैपिटल लेटर से. और कॉमन नाउन्स जैसे कि कार्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे आप जानते हैं. ये जस्ट इसको हम रिकैप करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके कोर्स का भी हिस्सा है. इसके बाद है जी एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं. डिस्क्राइब्स अ नाउन. An adjective is a word that is used to describe a specific noun and to provide more detail to the listener. यानी ये डिटेल्स देते हैं किसी भी नाउन के बारे में. It's one of essential parts of grammar. Otherwise, language would be dull and boring, and it would be difficult to identify the things. यानी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर एडजेक्टिव्स ना हो. हम जानते हैं कि किसी को अगर नाम भूल चुका हो किसी भी जगह का, तो फिर हम उसके एडजेक्टिव्स के ज़रिए याद करवाते हैं. फॉर इंस्टेंस, इंस्टेड ऑफ सेइंग द कार, द स्पीकर कैन से द रेड कार. In this case, red is the adjective because it tells the listener what the car looks like. Number 3 है जी main verb. Main verb an action word होता है. The main verb is also called the lexical verb or the principal verb. This term refers to the important verb in the sentence, the one that typically shows the action or state of being of the subject. यानी ये हमें टिपिकली बताता है कि ये जो है ना सब्जेक्ट के तौर पर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा. बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो है ना उसकी स्टेट को बयान करता है. और इसके अलावा ये हमें बताता है कि ये इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वर्ब में, इसमें सेंटेंस में. यानी ऑल द मीनिंग्स हैव बीन कैरिड बाय द मेन वर्ब. मेन वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन और दे कैन बी यूज्ड विद अ हेल्पिंग वर्ब, ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब. यानी अकेले भी रह सकते हैं मेन वर्ब्स, और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी आते हैं. Main verbs give the major information in terms of nature of the action. For example, write, eat, buy, help, etc. Next हम चलते हैं जी. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 4 पे एडवर्ब. एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब. An adverb is yet another type of adjective. ये भी adjective की एक किस्म है that is used to describe a verb, but it can also describe an adjective or another adverb. Sometimes an adverb ends in ly, जैसे beautifully. ठीक है, ये जो ly है ये beautifully adverb हो जाएगा. Strangely, इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज जो हैं जो ly पे ख़त्म होते हैं ये एडवर्ब होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे अल्फाज एडवर्ब इसी तरह के से ख़त्म हो ly पे. An adverb can also be words like very and to. If you are unsure to whether or not a word is considered an adverb, check to see if it answers the questions how. यानी आपने ना, अगर आपको फील नहीं हो रहा कि क्या सा ये वर्ब है या नहीं है,
तो आप जहन में सोचें कि क्या ये हाउ का मीनिंग देता है। अगर ये हाउ का मीनिंग देता है तो फिर आप इसको समझेंगे कि ये एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस मेडिसिन फ्रेंटिकली डिड हर होमवर्क, आस्क योर सेल्फ, ये आपसे आपसे पूछें हाउ डिड मेडिसिन डू हर होमवर्क, कैसे उसने किया। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फ्रेंटिकली। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ही लिखा हुआ है फ्रेंटिकली, इसको हम इज लिख देते हैं। इसके अलावा जो है एडजेक्टिव के साथ हम देखते हैं, जैसे वेरी गुड, गुड एक एडजेक्टिव है, वेरी उसके साथ फिर लगा, उसको फिर उसने एडवर्ब लगा जो कि वेरी है। इसी तरीके से ही इज ड्राइविंग फास्ट, तो फास्ट एडवर्ब था, तो ड्राइविंग फास्ट इसके साथ वेरी फास्ट लगा लेते हैं तो वेरी एडवर्ब हो जाएगा और फास्ट भी एडवर्ब था। तो यानी ये तीन तरीकों से हम एडवर्ब को डिफाइन करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है नेक्स्ट, ये इसी को मेन वर्ब को हेल्प करता है जी। हम इसके बारे में देखते हैं। फिफ्थ पे है जी ऑक्सिलरी वर्ब। इससे पहले हम देख चुके चार इकसाम, इसकी 4 टाइप्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट अब 6 टाइप्स पे जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, ये हेल्प करता है मेन वर्ब को। An auxiliary verb does not give major information in terms of an action. Rather, it tells more about the time of action, not the nature of the action. ठीक है जी, नेचर ऑफ एक्शन ये नहीं बताता ऑक्सिलरी वर्ब, बल्कि ये टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बता सकता है, नॉट द नेचर ऑफ एक्शन। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्टिव रूल्स ऑफ इंग्लिश टेंसेस। जो रूल्स आपने आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, वो रूल्स उनके मुताबिक जो है ये इस्तेमाल होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स in order to give information about the time of main verb. For example, be, do, have, will, shall, may, etc. For example, अगर हम ये कहते हैं he is listening to my lecture, तो is जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और is टाइम बता रहा है कि ये जो है ना इस वक्त की बात है, अब सुन रहा है। A verb is one of the 10 parts of speech that can be confusing for long language learners because it needs to be conjugated based on the tense and the pronoun। क्योंकि इसमें जो है ना tense और pronoun की conjugation होती है, इन दोनों की combination से ये बनता है, इसलिए बड़ा confusing ये subject है, लेकिन easy to understand भी है अगर इसके साथ कुछ हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोनाउन। आगे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। A pronoun is a word that can be used in place of a noun, typically after the noun itself has already been stated. The pronouns are I, you, he, she, it, we, they. An example of this speech is James likes to eat pizza, but he prefers pepperoni. In this case, he is a इसके अलावा जो है, जैसे कि मैंने क्लासरूम में बताया था, in addition to these that इसके अलावा आप these लगा लें, etc, ये भी एडवर्ब प्रोनाउन के तौर पर यूज हो सकते हैं। कैन बी यूज्ड एज एडवर्ब्स। इसके बाद आता है जी डिटर्मिनर। डिटर्मिनर को क्वांटिफायर भी कहा जाता है। स्टेट्स हाउ मेनी और स्पेसिफिक थिंग्स, यानी ये बताता है कि क्या तादाद है या स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताता है। डिटर्मिनर और क्वांटिफायर, क्वांटिफायर क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी बताना उसकी, is another one of the 10 parts of speech that's not always counted।
इसको अक्सर काउंट नहीं किया जाता, समझा नहीं जाता, यानी इसको कंसीडर नहीं किया जाता, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एन एडजेक्टिव। अक्सर इसको एडजेक्टिव के तौर पर लिया जाता है। एडिशनली आर्टिकल्स कैन समटाइम्स बी कंसिडर्ड डिटर्मिनर्स एज वेल। आप में से कुछ बच्चों ने आर्टिकल्स का पढ़ा होगा, उनको भी डिटर्मिनर्स कहते हैं, याद रख लें। विच इज़ वाई बोथ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स आर यूजुअली लेफ्ट आउट ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसलिए अक्सर जो है ना, ये जो 8 ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें से लेफ्ट आउट कर दिया जाता है या इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इधर मैं ट्रेडिशनल का लफ्ज़ लगा रहा हूँ, साथ ही ऐड कर रहा हूँ। अ डिटर्मिनर or quantifier is used to state how many or how much of a noun there is. For instance, in the sentence there are many children at the playground, the word many is the determiner. इसके अलावा आता है जी conjunction used to connect sentences. A conjunction is a word like if, but, and, etc. बहुत सारे हैं। therefore है, because है, ये सारे conjunctions कहलाते हैं। For example, if you have 2 sentences like I am hungry and I am angry, you can join these two together with the conjunction and. Now the sentence is I am hungry and angry. 9th पे है जी preposition used to state location. Location के लिए होता है। A preposition is one of the most exciting parts of grammar for children to learn because they can have a lot of fun with it. Because a preposition is used to describe the location of something in relation to something else, such as under, beside, next to. आपने देखा होगा कि बच्चों की छोटी किताबों में वो लिखा होता है the cat is under the chair, the cat is on the chair, the book is on the table. ये सारी चीज़ें बना के सिखाई जाती हैं क्योंकि ये लोकेशन को बताते हैं। नेक्स्ट है जी इंटरजेक्शन यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस। एज इट इज़ देयर मीनिंग्स नहीं होते, लेकिन ये इमोशंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। An interjection is used to express emotion in a sentence. It can be a word like ah or oops. Instead of saying something like the boy was surprised, इस तरह कहने के बजाय आप यूँ लिखें you could use an interjection to wow, said the boy in surprise. यानी wow लिख के फिर ये बताएंगे। इनको सिंप्लीफाई करके हम इस टेबल में मैंने लिख दिया। इसके 2 कॉलम बनाए जी, कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स में 4 एंट्रीज हैं, नाउन, एडजेक्टिव, मेन वर्ब, एडवर्ब। स्ट्रक्चरल वर्ड्स में 6 एंट्रीज हैं, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ, बाकी आप सर्च कीजिएगा। कंटेंट वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं विच कैरी द मेजर वेट ऑफ सेंटेंसेस, यानी आप जो सेंटेंस बोलते हैं सबसे ज़्यादा वेट या मीनिंग जो है इसने उठाया होता है कंटेंट वर्ड्स। जबकि स्ट्रक्चरल जो वर्ड्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर को बनाते हैं, शेप को बनाते हैं, उसके रुख को डिटर्मिन करते हैं, टाइम को डिटर्मिन करते हैं हमारी कम्युनिकेशन के। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वी यूज़ कंटेंट वर्ड्स इन इंग्लिश। हम जो है इंग्लिश में कंटेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं इन आवर डेली कन्वर्सेशन मेड इन उर्दू। जब हम उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हों तो फिर हम कंटेंट वर्ड्स के अल्फाज चुनते हैं, कंटेंट वर्ड्स चुनते हैं, उनमें से कुछ चुनते हैं। अब देखिए कंटेंट वर्ड्स मैंने ये वाला बोला, मेन वर्ड था ये, मेन वर्ड्स थे। कंटेंट वर्ड्स आर वेरी लार्ज इन नंबर वेयर स्ट्रक्चरल वंस आर इन लिमिटेड नंबर। कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, डिक्शनरीज भरी हुई हैं, जबकि स्ट्रक्चरल वर्ड्स की तादाद कम होती है। लाइक अ लिविंग थिंग, वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम डाई एंड टेक बर्थ। ये जिंदा चीज़ों की तरह होती हैं और मर भी जाते हैं कुछ अल्फाज और टेक बर्थ करते हैं। दिस इज़ नॉट द फिनोमिनन विद द वर्ड्स इन सेकंड कॉलम, और ऐसा सेकंड कॉलम में नहीं होता। ये बच्चों ये तैयार करेंगे आप, ये आपके कोर्स का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।